सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज मैं शुरुआत कर रही हूँ हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही एक प्रसिद्ध कवि की एक कविता की लाइन से। लाइन ये है, लीक लीक तीनों चले कायर कील कपूत। लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। यानी कि मतलब ये है उसका कि बने बनाए रास्तों पे तो सब चलते हैं। जैसा भी है, जैसे लोग जा रहे हैं, जैसे लोग कर रहे हैं वैसा करना, ये सब आसान रास्ते हैं। और जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उन पर चलते हैं, वे ही कुछ कर जाते हैं और वैसों को ही हम कुछ अलग समझते हैं, सम्मान देते हैं और वो अपनी पहचान बनाते हैं। बने बनाए रास्तों पे चलना आसान है, लेकिन अपने बनाए रास्ते पर डर लगता है लोगों को। डर ये होता है, कई तरह के डर होते हैं ना, जैसे भाई मैं असफल हो जाऊं तो, अगर मैं अपना सब कुछ खो दूं तो, और अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और डर होते ही हैं नए रास्ते अपने बनाने में। लेकिन कुछ बहादुर लोग होते हैं जो इन सब चीजों से डरते नहीं हैं। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, और वो जीत जाते हैं अपनी हिम्मत से, अपने साहस से और निडरता से आगे बढ़ते हैं, अपनी जिद रखते हैं वो। और ऐसे ही आज मैं एक लिविंग लेजेंडरी, हमारी लिविंग लेजेंड्स जैसे हमारे सराउंडिंग बहुत सारे हैं, पर एक ऐसी प्यारी लेडी जिनके दिल में प्यार भरा है, अमृत भरा है, जिनकी आंखों से अमृत बरसता है, जिनके कार्यों से प्यार झलकता है, तो भारत देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए वो बहुत कुछ करती हैं। तो उनका नाम भी वैसा ही है, अमृतमयी, यानी कि सुधा मूर्ति। सुधा का मतलब ही अमृत होता है ना? तो वो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सुधा मूर्ति जी, उनका जन्म एक छोटे से गांव, कर्नाटका के एक छोटे से गांव हुबली में हुआ था। उनके पिताजी डॉक्टर थे, उनकी मम्मी टीचर थी, और उनके दादाजी भी टीचर थे। और उनकी दादी जी जो थी ना, वो 62 इयर्स तक पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन्होंने 62 ईयर की एज में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें एक मैगजीन उनके घर आती थी और उसमें एक नॉवेल के छोटे छोटे हिस्से आते थे। मतलब हर हफ्ते जो मैगजीन आती है तो उसमें थोड़ा सा एक नॉवेल का पार्ट होता है। वो होता था काशी की यात्रा के बारे में। तो वो उनको इतना पसंद आता था कि वो उनसे सुनती थी। किनसे? सुधा मूर्ति जी, जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी। वो 8 साल की थी। तो एक बार ना वो कहीं चली गई बाहर शादी वादी में, तो जब मैगजीन आई तो पढ़ नहीं पाई। उनको उससे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं इसको पढ़ क्यों नहीं सकती। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की सुधा मूर्ति जी, छोटी सी बच्ची से, कि मेरे को आप पढ़ाओ और मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगी कि विजयादशमी तक तो मैं इसको पूरा ही पढ़ लूंगी, मैं खुद पढ़ लूंगी। और सच्ची में सुधा मूर्ति जी ने जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने बहुत जल्दी शब्द सीखे, मात्राएं सीखी, और उन्होंने वो काशी यात्रा पढ़ लिया मैगजीन, और उनको अपना गुरु माना सुधा मूर्ति को। तो सुधा मूर्ति जी की पहली स्टूडेंट उनकी दादी थी, जिनको उन्होंने पढ़ाया। ये उन्होंने, सुधा मूर्ति जी क्या है, बहुत सारी बुक्स लिखती हैं। वो बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनकी, 30 बुक्स लिखी हैं। और उन बुक्स में वो अपने सारे अनुभव लिखती हैं, रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस करती हैं ना, वो ही लिखती हैं। और बहुत सारे टेक्निकल बुक्स भी बनाई हैं, क्योंकि वो हमारे भारत की पहली महिला इंजीनियर थी। मैंने बताया ना कि सब जो बने बनाए रास्तों पर चले। पता है, उन्होंने जब अपनी एजुकेशन मतलब स्कूलिंग कंप्लीट करी
तो स्कूलिंग के बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगी, मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है। उस समय में कोई भी लड़की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ती थी, तो सारे लोग उनको बोलने लगे ये क्या बात होती है, लेकिन उनकी जिद थी। तो जब उन्होंने इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो प्रिंसिपल ने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने शर्तें रखी कि आप जब तक अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं करेंगे आप साड़ी में आएंगी, दूसरा आप कैंटीन में नहीं जाएंगी, तीसरा आप किसी लड़के से बात नहीं करेंगी। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया तीनों शर्तें, और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जब उन्होंने पूरा किया तो सबसे बेस्ट मार्क्स उनके थे, क्योंकि उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी थी। हालांकि जिस कॉलेज में वो थी उसमें 599 बॉयज और सिर्फ एक अकेली लड़की हुआ करती थी। लड़के उनको बहुत इरिटेट करते थे, कभी उनके कपड़ों पे इंक गिरा दिए थे, कभी कागज के हवाई जहाज बनाकर उनको डिस्टर्ब करते मारकर। आजकल या पहले भी कभी कोई ऐसे अगर डिस्टर्ब करे तो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी कि उन्होंने टॉप किया। तो अब सारे लड़कों को जब कोई प्रॉब्लम हो, जो भी सॉल्यूशन चाहिए, तो सुधा मूर्ति जी के पास आए और वो उनसे बात करती ही थी, फिर करना ही पड़ा। लेकिन अपनी 2 शर्तें उन्होंने प्रिंसिपल की पूरी तरह से फॉलो की। और जब फाइनल रिजल्ट आया ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग का, तो फिर उन्होंने टॉप तब भी किया। तो कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने उनको गोल्ड मेडल दिया था। अच्छा, ये तो हो गई उनकी एजुकेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी ग्रेजुएशन हुई उसके बाद उन्होंने एक पेपर में एक आर्टिकल देखा, जो कि टाटा कंपनी के जो मालिक थे, टेल्को कंपनी के, उस समय टेल्को थी, अभी टाटा है, उनके मालिक जे.आर.डी. बिरला जी थे। उन्होंने एक एड दिया था कि उनको अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन आगे लिखा था, खास नोट लिखा हुआ था कि गर्ल्स शुडंट अप्लाई। तो इस तरह ये उनको बुरा लगा सुधा जी को कि ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े आदमी होकर और वो लड़के लड़की में भेद करते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड उठाया और लिखा उनको कि आप भारत का भविष्य सोचते हैं और आप उसमें लड़के और लड़की में भेद करते हैं। तो जब ये पोस्ट कार्ड उनके पास पहुंचा तो जे.आर.डी. बिरला ने सोचा ये तो कोई बहुत हिम्मत वाली, कोई बहादुर लड़की होगी जिसने ये लिखने की हिम्मत करी है। तो उन्होंने उनको बुलाया अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए। वो गई तो उनसे वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपनी कंपनी में जॉब दिया। तो उन्होंने तो अभी पहला पड़ाव पार किया। वहां पर उसी कंपनी में नारायण मूर्ति जी, जो प्रेजेंट में इंफोसिस के फाउंडर माने जाते हैं, और मतलब वो उधर ही जॉब करते थे टेल्को कंपनी में ही। तो वो सुधा मूर्ति जी से वहीं मिले और वहां पर दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों के विजन मिलते थे। तो वो आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे और परिवार की रजामंदी से उनका विवाह हो गया। तो सुधा मूर्ति जी को एक बार पता चला कि नारायण मूर्ति जी जो हैं वो जॉब करना नहीं चाहते, वो अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और आईटी पास आउट थे। तो उनको मतलब ये था, जॉब कर सकते थे, वो कहीं भी विदेश में जाकर जॉब कर सकते थे और बहुत अच्छा अर्न कर सकते थे। लेकिन उनको भी सुधा जी की तरह ही भारत से प्यार था, भारत के कल्चर से, भारत की सारी बातों से प्यार था और वो भारत के लिए ही कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो सुधा मूर्ति जी ने उनको बोला कि मैं आपको अपनी सेविंग में से 10,000 देती हूँ और डेडलाइन भी देती हूँ कि 3 साल तक आप अपनी कंपनी को बढ़ा पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप भी आकर वापस जॉब करिएगा और घर की चिंता आप मत करिएगा,
मैं घर को भी, आपके परिवार को, बच्चों को, सबको मैं देख लूंगी, मैं अर्न करूंगी, आप अपनी कंपनी को टाइम दीजिए। तो उन्होंने 7 अपने कोलिग्स को लेकर और एक कंपनी बनाई और घर को ही ऑफिस बना दिया, और दिन रात कड़ी मेहनत करके, मतलब उनका ये था कि खाना पीना सोना और सांस लेना भी जैसे और एक कंपनी बनाने के पीछे ही था। और उन्होंने इंफोसिस, आईटी इंफोसिस को बना दिया, इतनी बड़ी कंपनी बनाई। अभी वो उनको इंफोसिस का फादर ही माना जाता है और सुधा मूर्ति जी उनकी चेयरपर्सन है। तो उन्होंने इतने उससे काम किया कि अभी वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि 48 कंट्रीज में उनके कनेक्शन हैं। और नारायण मूर्ति जी साल के 6 से 8 महीने बाहर ही रहते हैं उन कंपनियों को बढ़ाने के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, और उनके एम्प्लॉइज को, मतलब जो भी उनके काम रहते होंगे वो बाहर रहते हैं। और सुधा मूर्ति जी जब टेल्को कंपनी छोड़ रही थी तो जो उनके ओनर थे ना, जे.आर.डी. टाटा, उन्होंने उनको एक बात कही कि आप अपनी लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, मतलब लेकिन एक बात जरूर करना अपनी लाइफ में कि मतलब आप इतना कमा लो कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आपके परिवार की अच्छी तरह से जरूरतें पूरी हो जाएं। उसके बाद अगर जो बचे तो आप इस समाज के लिए देना, उसकी सेवा में लगाना। तो सुधा मूर्ति जी ने उस बात को बहुत दिल से स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि इस समाज ने ही आपको सब कुछ दिया है, जो कुछ भी मिला है इधर ही से मिला है, तो वापस उसको देना आपका फर्ज बनता है। तो सुधा मूर्ति जी आज तक, हालांकि उनके संस्कार पता है बचपन से ही वैसे थे, उनके परिवार में, उन्होंने एक बुक में लिखा हुआ है, रेड ग्रेनरी करके उनकी स्टोरी लिखी है उसमें, कि बचपन में क्या होता था, इनके घर में मतलब ग्रेन स्टोर करने के कमरे होते हैं, उसमें कर्नाटका में जो ट्रेडिशनली बनते हैं, तो उसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है जिसके अंदर जाकर आप अनाज निकाल के ला सकते हो। इस तरह से मतलब से बना स्टोर करके रखते थे अनाज। तो उनके घर 2 रूम्स ऐसे बने थे, जिसमें एक रूम में पॉलिश्ड वाइट राइस रहते थे और दूसरे रूम में रेड राइस, जो अनपॉलिश्ड सस्ते वाले होते हैं, वो चावल रखे रहते थे। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, वो इनको ही, सुधा जी को ही भेजते थे छोटी बाल्टी लेके कि आप इसमें से वाइट चावल लेके आओ, जो भी आए उसको वो दिया करो, या कोई गेस्ट आए उनके लिए बनेगा भी तो वही बनेगा, और जो मांगने आएगा तो उसको भी वही दिए जाएंगे। और घर में रेड राइस बनते थे। तो सुधा जी ने बोला कि हमें क्यों ऐसे चावल खाने पड़ते हैं, हमें क्यों नहीं पॉलिश्ड वाइट राइस खाने को मिलते हैं। तो उन्होंने ये सिखाया था, अतिथि देवो भव, माना अतिथि जो हैं वो भगवान का रूप है, तो उनको अच्छी चीज देनी चाहिए। वो भगवान को आप कैसे दोगे, क्या ऑफर करोगे। तो फिर उनको, मतलब आप समझिए ना, कैसे संस्कार, कैसी संस्कृति के प्रति उनकी धारणा बनाई थी, जो आज तक फल रही है। और उन्होंने यही बातें अपने बच्चों में भी डेवलप करी हैं। आगे बताती हूँ। तो उन्होंने ये बात अपने बचपन से ही सीखी हुई थी, और फिर इस तरह से उन्होंने भारत के लिए तो बहुत कुछ किया है। उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया। रिवॉर्ड और अवार्ड उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि उनको अपने काम के प्रति इतना मतलब समर्पण है कि उन्होंने, पता है, पिछले 20 सालों से एक भी छुट्टी नहीं करी है। वो अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। वो कहती हैं कि कोई सैटरडे, कोई संडे मुझे रिलैक्स नहीं देता जितना मेरा काम मेरे को रिलैक्स करता है। और एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जैसे काशी यात्रा करने का उनके ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इच्छा थी, लेकिन काशी यात्रा माना गंगा जी में स्नान, वाराणसी में जाकर, लेकिन
फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वो नहीं जा पाए। आप समझ रहे हो, देखो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो वहां जा सकें, लेकिन थोड़े में से थोड़ा भी बांटना उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था। तो पता है उन्होंने क्या किया, सुधा जी, वो वाराणसी गईं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बिहाफ पे उन्होंने गंगा स्नान किया, और उसके बाद एक तर्पण दिया जाता है और उसमें एक संकल्प किया जाता है कि हम कोई अपनी पसंद की चीज छोड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने वो संकल्प किया तो उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या छोड़ूं, मेरे पास ऐसा मेरा प्रिय क्या चीज है। तो उनको लगा कि शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया और शॉपिंग छोड़ दी। और आज से 25 साल पहले उन्होंने ये किया है, और 25 सालों से वो बताती हैं कि उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की है। तो आप ये बात समझिए कि हिमालय जाकर, गंगा जी के किनारे जाकर, जंगल में जाकर तपस्या करना तपस्या नहीं होती। तपस्या तो इधर भी हो सकती है, चलते फिरते लोगों के बीच में अपनी इच्छाओं को छोड़कर। और उस दिन से उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया हुआ है, इंफोसिस फाउंडेशन, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे कामों के लिए उन्होंने जैसे एक टीम बनाई हुई है, जैसे वो धर्मशालाएं बनवाती हैं, जैसे हॉस्पिटल तो बने लेकिन अटेंडर जो होते हैं वो कहाँ जाके रहें, तो घर के लोग जो आते हैं उनके साथ उनके लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं और उनके लाइब्रेरीज बनवाई हैं। मतलब कई लाइब्रेरीज, ये सपना उनके दादाजी का था कि ना पढ़ाई से, पढ़ने से, किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा सच्चे दोस्त कोई हो ही नहीं सकते। और उन्होंने बहुत सारे लेडीज का जहाँ औरतों का असम्मान होता था, ऐसे गांवों में वो गई और उनके सुधार के लिए उन्होंने बहुत काम किए। जहाँ अकाल आता है, मतलब सूखा पड़ जाता है, जहाँ बाढ़ आती है, तो ये अपनी टीम के साथ 3-3 महीने जाकर वहां सेवाएं देती हैं अपनी। एक बार इसी सेवा के अंतर्गत उन्हें एक उड़ीसा के मदुरई नाम का एक छोटा सा गांव था, उसमें एक झोपड़ी में से एक लेडी बाहर ही नहीं निकल रही थी कुछ भी लेने के लिए। तो वो अंदर खुद चली गई, देखा अंधेरे कमरे में एक लेडी है जिनको पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि वो बाहर आ सकें। तो वो उनको इतना रोना आया, वो अपनी माँ के पास आई और बोला, माँ ऐसा भी होता है क्या? तो उनकी मम्मा ने बोला कि क्राइंग इज नॉट सॉल्यूशन, ट्राइंग इज सॉल्यूशन। तुम कुछ करो उनके लिए, यही रास्ता है। तो वो दिन था और उन्होंने अपनी अलमारी में साड़ियां जमा करना छोड़ दिया कि भाई इतनी साड़ियां होनी चाहिए, मतलब बस उतनी जरूरत की साड़ियां होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, भारत की नहीं पूरी वर्ल्ड की रिचेस्ट लेडीज में से वो एक हैं। इतना धन उनके पास है, लेकिन फिर भी जीवन इतना सादगीपूर्ण है, इतना सहज और सरल कि श्रद्धा से मन झुक जाता है उनके सामने। और एक बार उन्होंने ऐसा भी किया कि एक ब्राह्मण दंपति थे, गरीब, बहुत गरीब। तो एक बार उनके मतलब कहीं जा रहे थे और उनके पास कोई जगह नहीं थी रुकने की। तो वो मैंने बताया ना, बहुत छोटे से छोटे गांव में भी जाती थी, तो कोई इनको जानता तो है नहीं क्योंकि बड़ी सादगी में रहती हैं। तो एक ब्राह्मण परिवार में जाकर वो रुकी, तो उन्होंने देखा बहुत गरीबी है वहां पर, तो उन्होंने कुछ पैसे देने चाहे। तो उन्होंने कहा, मैं पैसे क्या करूंगा, मुझे संभालने पड़ेंगे, मेरे गांव वाले मेरा ध्यान रखते हैं अभी हर चीज के लिए, खाता पीता हूँ, कपड़े हैं, सोता हूँ, बस बहुत है, लेकिन आप देंगी मेरे को पैसे, इनको मुझे संभालना पड़ेगा और फिर इंतजार करेंगे गांव वाले कि कब मरे तो मेरे पास ये पैसे हमारे पास आ जाएं। तो इतना संतोषी जीवन जब उन्होंने देखा तो इससे भी उन्होंने एक लेसन लिया कि वाकई जरूरत कितनी है एक इंसान को। और फिर ये बात उन्होंने अपने बच्चों में भी डाली थी। उनके बेटे ने एक बार बताया कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे बर्थडे मनाते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं, तो ये जो है ना वो कभी भी बच्चों को एक्स्ट्रा खर्च करने नहीं देते थे, समझाती थी अलग तरीके से। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला
कि बेटा हर साल आपका बर्थडे आएगा, बड़ी होटल में आप जाकर सेलिब्रेट करोगे तो 10 से 20 हजार रुपया खर्चा आएगा, और 10 से 20 हजार खर्चे से एक नॉर्मल स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई हो सकती है। तो अगर तुम ये करो, मैं तुम्हारे लिए छोटी पार्टी अरेंज कर दूंगी घर में ही तुम्हारे दोस्तों के लिए, लेकिन वो पैसे जो बड़ी होटल में जाके खर्च करने हैं वो आप किसी जरूरतमंद को दे दो। जैसे हमारे ड्राइवर के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, उनको दे दो। तो बच्चे ने 2-3 दिन का समय मांगा और फिर फाइनली हाँ करी। तो उन्होंने उस बच्चे के, अपने बेटे के हाथ से ही उन्होंने 20 हजार उस ड्राइवर के बच्चे के लिए दिलवाए। तो वो उन्होंने उनको बचपन से ये प्रेरणा दी। फिर एक बार उनकी बेटी आई कि मम्मा, ये एक उन्होंने एक बच्चे को देखा था जो बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसका सपना था कि मैं दिल्ली के इस वाले कॉलेज में जाकर पढ़ाई करूं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने आकर अपनी मम्मा को बोला कि आप इसको स्पॉन्सर करिए। तो उनकी मम्मा ने बोला कि मैं क्यों करूं, तुम कर लो। तो उन्होंने कहा, मम्मा आप हमें पैसे तो देती नहीं है, पॉकेट मनी तो देते नहीं हो, तो मैं कैसे स्पॉन्सर करूं उनको। तो उन्होंने समझा कि हाँ, फिर उन्होंने खुद ही बताया कि मैं बच्चों को पैसे नहीं देती हूँ, आपकी जरूरत की जितनी चीजें हैं बिल दे दो आप हमें, आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। और लिस्ट दे दो आप अपने सामान की, और वो सब सामान आपके पास आ जाएगा। और अगर पैसे देती भी थी तो वापस बिल मांगती थी कि आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, ताकि इतना पैसा होने के बाद बच्चा ऐसा ना हो कि वो डाउन टू अर्थ रहे ही नहीं, उसको पता ही नहीं हो कि गरीबी क्या होती है, सेंसिटिव ही ना रहे। तो उन्होंने उसका एक किस्सा बताया कि हेनरी फोर्ड की ग्रैंड डॉटर से एक बार उनके स्कूल में पूछा गया कि आप गरीब की डेफिनेशन बताओ, गरीब क्या होता है। तो उन्होंने बताया, गरीब बना, हमारे पास एक सामने गरीब रहते हैं जिनको मतलब पिछले साल के मॉडल वाली कार है, और जिनके घर में एक कुक है, और जिनके घर में एक ड्राइवर है, और उनके 5 कमरों का छोटा सा घर है। तो ये गरीब की डेफिनेशन बताई। तो यानी कि क्या हुआ कि वो हेनरी फोर्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो मतलब बच्चों को जानकारी नहीं है। तो वो बच्चों को इस तरह से उन्होंने पेरेंटिंग करी कि बच्चों को हर क्लास का तजुर्बा हो और वो सेंसिटिव बने, इंसान बने, ना कि उड़ने वाले फरिश्ते की तरह रहें कि जिनको समाज दुनिया का कुछ पता ही नहीं। और पता है, उनके बेटे जब पहली सैलरी आई उनके बेटे के पास, तो उन्होंने अपनी सैलरी भारत के लिए जो शहीद हुए जवान थे उनके परिवारों के लिए डोनेट किया था। तो ये संस्कार तो पेरेंट्स ही देंगे ना। समाज के लिए कुछ करना, तो ये मत समझिएगा कि अगर धन होगा तो करेंगे। सुधा मूर्ति जी का एक बहुत अच्छी बात कही हुई है कि आपके पास समय हो तो आप समय भी दीजिए, क्योंकि समय दीजिए, अपनी भावनाएं दीजिए, अपने इमोशन दीजिए समाज को। ये भी बहुत बड़ा फर्ज है आपका। जैसे आप ऐसे सोच लीजिए कि हफ्ते में मैं 4 घंटे, बाकी तो अपने परिवार के लिए दिए, लेकिन हफ्ते में 4 घंटे भी अगर मैं समाज के लिए दूं, किसी को पढ़ाने के लिए दूं, किसी की सेवा के लिए दूं, या कोई कार्य है यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए दूं, तो साल में सिर्फ 120 घंटे ही होंगे जो आपको अपने समाज के लिए देने चाहिए, क्योंकि इस समाज ने आपको सब कुछ दिया है। मेरे पास उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो और ज्यादा लंबा टाइम चला जाएगा। आपको मैंने समझो हेडलाइंस बता दी हैं, और आप खूब सारा सर्च करिएगा, उनको पढ़िएगा, समझिएगा, और जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चों, I love you, I like you, I respect you all. God bless you all बच्चों। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।